नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बहुलक पॉलीमर्स। तो आज देखते हैं इनके संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से शाखित श्रृंखला बहुलक है। दोस्तों, जब हमने बहुलक के प्रकार पढ़े थे तो उन प्रकारों में बहुलक को हम किन किन प्रकारों में बांट सकते हैं, तो आइए देखते हैं। बहुलक में जो प्रकार है वो है संरचना के आधार पर प्रकार। संरचना के आधार पर प्रकार। तो दोस्तों, संरचना के आधार पर हम जो बांटते हैं वो तीन प्रकार से बहुलक को बांट सकते हैं। पहला, अगर संरचना कैसी हो, रैखिक हो। दूसरा, संरचना जो है वो शाखित हो। और तीसरा, संरचना जो है वो तिर्यक बंधी हो या जाल के रूप में हो। ये रैखिक ही बहुलक जाल के रूप में बदलता है और जाल बहुलक कहलाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो प्रश्न में पूछा है वो शाखित श्रृंखला वाला बहुलक पूछा है। अगर हम बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन में जो निम्न घनत्व पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, वो रैखिक बहुलक होता है, जबकि जो हाई डेंसिटी पॉलीएथीन है वो शाखित बहुलक होता है। तो इसमें जो अपना आंसर जाएगा वो जाएगा उच्च घनत्व पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुलक के प्रकारों से संबंधित है। अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है। तो हमने बहुलक के जो प्रकार पढ़े थे तो स्रोत के आधार पर या प्राप्ति के आधार पर, स्रोत या प्राप्ति के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो दोस्तों, इसमें बहुलक के अपने तीन प्रकार पढ़े थे। तो इसमें कौन कौन से प्रकार थे? पहला, वह बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हमने नाम दिया था प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में हम जो शामिल करते हैं वो करते हैं सेलुलोज को। दूसरा जो प्रकार था बहुलक का वो था संश्लेषित बहुलक। ये संश्लेषित बहुलक जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। तीसरे प्रकार का, इसके अंदर जो सभी हैं PAN, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलनाइट्राइल, ज्यादातर जो भी बहुलक आते हैं जो मानव निर्मित वो संश्लेषित के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्रकार है वो है अर्ध संश्लेषित बहुलक। जो प्रश्न है वो बहुलक के स्रोत या प्राप्ति से है। स्रोत या प्राप्ति के आधार पर बहुलक तीन प्रकार के होते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक, जिन्हें मानव कृत्रिम रूप से निर्मित करता है प्रयोगशाला में, वो संश्लेषित बहुलक। और तीसरा जो प्रकार है वो है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अगर प्राकृतिक बहुलक की ही कोई क्रिया कराई जाए किसी रसायन से तो जो बहुलक प्राप्त होता है वो होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अगर हम बात करें अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है तो दोस्तों, वल्कनीकृत रबड़ जो है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक है, क्योंकि इसमें जो रबड़ है, रबड़ में जो क्रिया है वो सल्फर के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, जिसे हम वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ जो नेचुरल रबड़ है उसकी क्रिया सल्फर के साथ में लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर कराई जाए तो वह रबड़ कहलाता है वल्कनीकृत रबड़। वल्कनीकरण से रबड़ में प्रत्यास्थता का, एलास्टिसिटी का गुण बढ़ता है। तो दोस्तों, वल्कनीकृत रबड़ भी प्राकृतिक रबड़ के साथ सल्फर की क्रिया से है, इसलिए ये अर्ध संश्लेषित होगा। इसी तरह सेलुलोज की क्रिया नाइट्रेट से कराएं चाहे एसीटेट से कराएं तो भी हमें अर्ध संश्लेषित बहुलक प्राप्त होते हैं। लेकिन नायलॉन जो बहुलक है, अभी अपन ने बात की, वो एक तरह का संश्लेषित बहुलक है, इसलिए अपना यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा नायलॉन। नायलॉन अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आणविक बलों के आधार पर बहुलक का प्रकार नहीं है। यह प्रश्न भी बहुलक के प्रकारों से संबंधित है। अगर हम बात करें बहुलक के आणविक प्रकारों के आधार पर, बहुलक 4 प्रकार के होते हैं। आणविक बलों के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
स्रोत के आधार बहुलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आणविक बलों के आधार पर बहुलक 4 प्रकार के। नंबर 1 प्रत्यास्थ बहुलक, नंबर 2 रेशे बहुलक, नंबर 3 ताप दृढ़ बहुलक, नंबर 4 ताप सुनम्य बहुलक। ये 4 बहुलक के प्रकार बहुलक के अंदर जो उनके आपस में आणविक बल है उसके आधार पर प्रकार होते हैं। तो यहां पर प्रत्यास्थ बहुलक है जो आणविक बलों के आधार पे है, रेशे बहुलक है आणविक बलों के आधार पे है, ताप दृढ़ बहुलक है जो आणविक बलों के आधार पे है, लेकिन यहां संघनन बहुलक जो है वो गलत है। तो यहां आंसर अपना हो जाएगा संघनन बहुलक। अगर हम बात करें बहुलकों के बहुलकीकरण के आधार पर प्रकार, तो बहुलकीकरण के आधार पर 2 प्रकार बनते हैं। एक बनता है योगात्मक बहुलक और दूसरा बनता है संघनन बहुलक। जो पॉलीमर टॉपिक है बहुलक, बहुलक के प्रकार अपन देख रहे हैं। पहला प्रकार अपन ने बनाया बहुलक कहां से प्राप्त हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, तो स्रोत के आधार पे बहुलकों के अपन ने प्रकार देखे। उसके बाद में अपन ने प्रकार देखे सेकंड टाइप में आणविक बलों के आधार पर बहुलकों के प्रकार, और थर्ड टाइप में अपन ने देखे बहुलकीकरण के आधार पे बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो संघनन बहुलक है ये बहुलकीकरण के आधार पर बहुलक का प्रकार है, न कि आणविक बलों के आधार पे। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबड़ है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। मेथिल रबड़ है क्योंकि ब्यूना एन और ब्यूना एस वो दोनों रबड़ जो है वो बाद में बनाए गए। ब्यूना एन और ब्यूना एस रबड़ जो है वो बाद में संश्लेषित किए गए। तो यहां जो आंसर जाएगा वो जाएगा मेथिल रबड़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एडिपिक अम्ल का उपयोग किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है? तो यहां आंसर जाएगा नाइलॉन 66। लोग नाइलॉन 66 भी बोल देते हैं, यहां इसको अपन उच्चारण में नाइलॉन 66 बोलेंगे। नाइलॉन 66 जो है वो एक प्रकार का अपन ने बहुलकीकरण के आधार पे पढ़ा था, संघनन बहुलक है। यह एक प्रकार का संघनन बहुलक है। नाइलॉन 66, ये जो नाइलॉन शब्द है ये 2 शहरों से मिलकर बना शब्द है, जिसमें एक शहर का नाम है न्यूयॉर्क और दूसरे शहर का नाम है लंदन। दोनों शहरों के जॉइंट नाम से इस रेशे का नाम पड़ा है नाइलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन के नाम से। और जो 2 बार 66 आया है इसमें वो है ये किन जो अभिकर्मक है उनसे मिलकर बनता है। तो ये 2 अभिकर्मक हैं, एक का नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन और दूसरा अभिकर्मक है एडिपिक अम्ल। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल की जब आपस में क्रिया होती है जो यौगिक बनता है, जो बहुलक बनता है, वो है नाइलॉन 66। तो यहां पर एक अभिकर्मक या एक यौगिक दिया हुआ है एडिपिक अम्ल। अगर हम बात करें हेक्सा, साइंस में हेक्सा कहते हैं 6 को। मिथाइलिन जो शब्द बनेगा वो है CH2 4, ठीक है। तो मिथाइलिन कितने 6 हेक्सा, और एमीन साइंस में बोलते हैं NH2 को, NH2 को। तो यहां पर हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का सूत्र बनेगा इस तरह से। वापस अपन रिपीट करते हैं। हेक्सा साइंस में बोलते हैं 6 को, मोनो 1 को, डाई 2 को, ट्राई 3 को, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। तो हेक्सा शब्द है, इसका मतलब कितने आए हैं 6। क्या आया है मिथाइलिन, मिथाइलिन को अपन ने लिखा है CH2 से, और एमीन किसको बोलते हैं NH2 को। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मूला बना ये बना हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन का। साथ में इसकी क्रिया होती है एडिपिक अम्ल से। एडिपिक अम्ल क्या है दोस्तों, CH2 जो है 4 और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर ज्वाइंट होता है तो इसे कहते हैं एडिपिक अम्ल। तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल की आपस में जब क्रिया होती है तो एक बंध बनता है दोनों के बीच NHCO, जिसे हम कहते हैं एमाइड बंध, एमाइड बंध। और इस क्रिया में हाइड्रोजन का जो अणु है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार जो बहुलक बनता है उस बहुलक में
6 कार्बन इसके और 6 कार्बन यहां से आते हैं, तो इसलिए इस बहुलक का नाम रखा गया है नाइलॉन 6,6। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सलोल प्रयुक्त होता है, तो सलोल एक बहुलक है जो रोगाणु रोधक या रोगाणुनाशी के रूप में काम में आता है, तो यहां पर अपना पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर है, तो दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन है स्टार्च और नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है वो प्रकृति में पाया नहीं जाता, कृत्रिम बहुलक है। दूसरा, स्टार्च भी प्रकृति में पाया जाता है और सेलुलोज भी, तो अपना ये आंसर हो गया। यहां पर नाइलॉन निर्मित है और यहां पीवीसी भी मानव निर्मित है, तो यहां पर संश्लिष्ट बहुलक जो है पीवीसी है, यहां पर एक संश्लिष्ट बहुलक है नाइलॉन, यहां पर एक संश्लिष्ट बहुलक नाइलॉन है। तो इस प्रकार अपना जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, स्टार्च और सेलुलोज ऐसे बहुलक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो दोस्तों अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटीन जो है वो मिलकर बनता है एमिनो अम्ल से, तो यहां पर एकलक जो है वो हो गया एमिनो अम्ल और एकलक से जो बना वो बन गया प्रोटीन। तो इस प्रकार अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर से जो बहुलक बनता है वो बनता है प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें एस्टर बंध पाया जाता है, तो दोस्तों ये जो एस्टर बंध है, जो अपन बात करें अगर COOR, ये जो बंध है यहां पर, ये बंध कहलाता है एस्टर बंध। और एस्टर बंध क्योंकि नाइलॉन में अपन ने पढ़ा, नाइलॉन के अंदर एमाइड बंध पाया जाता है NHCO, जिसे हम कहते हैं एमाइड बंध। बेकेलाइट में तिर्यक बंध होते हैं जो मजबूत होते हैं, लेकिन टेरिलीन के अंदर एस्टर बंध पाया जाता है। दोस्तों टेरिलीन को ही डेक्रोन के नाम से जाना जाता है, टेरिलीन को ही डेक्रोन के नाम से जाना जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसकी क्रिया टरथेलिक अम्ल से कराई जाए तो जो यौगिक बनता है, यहां पर OH निकल जाएगा, यहां पर OH और H निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो यौगिक बनेगा या जो बहुलक बनेगा, उस बहुलक को हम कहेंगे टेरिलीन, और टेरिलीन को ही डेक्रोन के नाम से जाना जाता है। तो वापस अपन बात करें, डेक्रोन या टेरिलीन बनता किससे है, तो एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया यदि टरथेलिक अम्ल से कराई जाए, तो क्या बनता है, टेरिलीन बनता है। और टेरिलीन में जो बंध बनता है वो बंध बनता है एस्टर बंध। अगला देखते हैं। वह बहुलक जिसमें प्रबल अंतराण्विक बल जैसे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो वह है नाइलॉन 66। दोस्तों नाइलॉन 66 में अगर हम बंधों की बात करें, आणविक बलों के आधार पर बंध के प्रकार, तो जो पहला है वो है प्रत्यास्थ बहुलक। इसमें रेशों के बीच जो आणविक बंध हैं वो कमजोर होते हैं। दूसरे प्रकार का रेशे बहुलक, तो नाइलॉन एक रेशे बहुलक है और इसके अंदर जो बंध है वो प्रबल होता है और नाइलॉन में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण होता है। अगर हम बात करें बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट जो है वो फिनॉल की क्रिया यदि होती है, फिनॉल की क्रिया यदि हम कराएं, HCHO जिसे हम कहते हैं मिथेनेल, फिनॉल की क्रिया यदि कराई जाए मिथेनेल के साथ, तो हमें जो बहुलक प्राप्त होता है वो बहुलक है बेकेलाइट। ये जो बहुलक है ये आपस में तिर्यक बंधों के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। बेकेलाइट जो है, जो अपने स्विच होते हैं, विद्युत के स्विच या विद्युत रोधी जो हैं, उष्मा रोधी विद्युत रोधी पदार्थों में इसका उपयोग होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लिप्टल बहुलक ग्लाइकोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? अभी अपन ने बात करी थी। तो ग्लिप्टल जो है डेक्रोन जैसा ही, तो थैलिक अम्ल जो है, थैलिक अम्ल के साथ क्रिया से हमें ग्लिप्टल प्राप्त होता है। थैलिक अम्ल के साथ में ग्लाइकोल की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लिप्टल बहुलक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जो रेशा है वो पॉलीएमाइड का बना होता है? अभी अपन ने बात की थी कि जो NHCO जो बंध है, NHCO जो बंध है, ये बंध कहलाता है एमाइड बंध। ये बंध कहलाता है एमाइड बंध। और एमाइड बंध जो है वो नायलॉन के अंदर पाए जाते हैं। अभी अपन ने बात करी थी एडिपिक अम्ल की क्रिया, एडिपिक अम्ल की क्रिया जब हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन के साथ कराई जाए, तो ये जो हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन का एमीन जो है ये हाइड्रोजन मुक्त करता है, और एडिपिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो OH मुक्त करता है। इस प्रकार CO और NH जो बंध है वो बनता है, और ये CONH बंध ही एमाइड बंध के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? तो आंसर अपना जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है, बंदूक की गोली प्रवेश न हो तो कौन सा इस प्रकार का जो कांच है वो बनाया जाए? तो कौन सा बहुलक होगा? तो उस बहुलक का जो नाम है जिसमें बंदूक की गोली प्रवेश नहीं हो सकती, तो उस बहुलक को बोलेंगे अपन लेक्सन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ जो है वो रेखिक बहुलक है। ये रेखिक बहुलक किसका है? तो अगर हम प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो है वो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलक होगा। ये जो ने बनाया संरचना ये है 2-मेथिल-ब्यूटा-1,3-डाइईन की, और यही जो बहुलक है ये प्राकृतिक बहुलक के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बहुलक जो टेस्ट था उसके कुछ प्रश्न किए हैं। आगे जल्द ही हम कुछ और प्रश्न लेके आपके सामने आएंगे। बहुलक से रिलेटेड हम पूरा जो टॉपिक है, पॉलीमर जो पूरा टॉपिक है, इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़िए रहिए। इसका जल्द ही अगले कुछ प्रश्न पार्ट 2 बहुलक या पॉलीमर पार्ट 2 के रूप में हम जल्द ही लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।